Dear students, let us move towards the section 36, which is known as specified deductions or other deductions. लेकिन उससे पहले कि हम दोबारा से आपको बता दें कि अब हम कौन सी सेक्शन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी नोन एज स्पेसिफिक डिडक्शंस. इसके सब सेक्शंस होंगे क्योंकि इससे पहले हमने 35E तक जो है वो डिस्कशन कर ली थी. अब हम स्पेसिफिक डिडक्शन और जनरल डिडक्शंस की तरफ को मूव कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो डिस्कशन था वो 30 to 36 और फिर 37 की तरफ का. तो क्योंकि आपको बताया था हमने कि बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, लाखों एक्सपेंसेस हैं, लेकिन उनको कैसे हम 30 to 37 में बांधेंगे, बस वही हम आपको सिखा रहे थे. तो इससे पहले अभी तक हमने 35E तक और आज हम मूव करेंगे 36. तो आज हम 36 को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो अंडर सेक्शन 36, जिसको हम जनरली स्पेसिफिक डिडक्शंस भी बोल देते हैं या कई बार हम उसको अदर डिडक्शंस भी बोल देते हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. While computing the income of a business or profession, other expenses in the nature of the following is admissible. तो तभी हमने वर्ड यूज किया नेचर, क्योंकि लाखों एक्सपेंसेस को अब कैसे हम बांधें उसके लिए हमें नेचुरली अदर एक्सपेंसेस इन द नेचर ऑफ द फॉलोइंग इज एडमिसिबल. तो क्योंकि नॉमेनक्लेचर सेम होगा तो देन इट कैन फॉल अंडर द सबसेक्शंस एंड दैट कुड आल्सो बी कवर्ड अंडर सेक्शन 36. सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. तो फर्स्ट इज दैट इज इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टॉक्स और स्टोर्स. नाम ही बोल रहा है स्टॉक्स और स्टोर्स, इसका मतलब हम इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं. तो मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एक एक चीज को जो है वो ब्रेक कर दिया है. तो कंडीशंस में कन्वर्ट कर दिया कि एक्सपेंडिचर शुड बी ऑन अकाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विदाउट मॉनेटरी लिमिट. कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी आप इंश्योरेंस करवाइए और इंश्योरेंस प्रीमियम पे करिएगा. इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉक और स्टोर्स. अब आप बिजनेस कर रहे हैं और उसमें आपके पास स्टॉक और स्टोर्स है और उस स्टॉक और स्टोर्स को बचाने के लिए आपने उस रिस्क को शिफ्ट कर दिया इंश्योरेंस कंपनी को और उसके अगेंस्ट आपने इंश्योरेंस परचेज कर ली है और इंश्योरेंस पर जो परचेज करी है उसके अगेंस्ट आप इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं. एंड सच स्टॉक्स और स्टोर शुड बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, जो अभी मैंने आपसे शेयर किया. तो सिंपल सी बात होगी कि ये जो स्टॉक एंड स्टोर्स है उसमें आप डील कर रहे हैं और डील करके आपके पास वो स्टॉक और स्टोर्स है, इन्वेंट्री है. उस इन्वेंट्री को डैमेज और डिस्ट्रक्शन के रिस्क से बचाने के लिए आपने इंश्योरेंस खरीद रखी है और इंश्योरेंस जब खरीदते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ता है और जो इंश्योरेंस प्रीमियम आप देंगे दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 विदाउट एनी मॉनेटरी लिमिट. तो ये देखिए, अब आपको डायग्राम से हम और कोशिश करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए. ये बिजनेस है और ये बिजनेस का गोडाउन है और गोडाउन में आपके पास स्टॉक पड़ा है 25 लाख रुपए का. ठीक है जी, इसी को हम स्टॉक और स्टोर्स बोलते हैं. अब उसमें क्या है कि ये इंश्योरेंस कंपनी है. बिजनेस ने इंश्योरेंस कंपनी के पास जाकर के 25 लाख रुपए का जो स्टॉक पड़ा है उसकी इंश्योरेंस कंपनी के पास उसने इंश्योरेंस करवा दी. जब इंश्योरेंस करवा दी तो इंश्योरेंस कंपनी ने उसको इंश्योरेंस का कवर दे दिया, लेकिन उसके बदले में बिजनेस से वो क्या ले रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम और रुपीज 20,000. एक साल का 20,000 रुपए, 25 लाख का इंश्योरेंस खरीदने के लिए आपको 20,000 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ेगा. किसको? बिजनेस को, इंश्योरेंस कंपनी को. तो ये जो 20,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी को पे किया जाएगा दैट वुड बी अलाउड एज ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 के अंदर. क्लियर हो गया जी ये? ओके. उसके बाद आप नेक्स्ट आता है हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द लाइफ ऑफ कैटल. देखो मैं इसका आपको ऑब्जेक्टिव बताता हूं. अब पशु कहां से आ गए यहां पे आपके पास, आप ये बोलेंगे. देखिए, कैटल इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन रूरल पीपल. जो गांव में रहते हैं वो सारे जो हैं, क्योंकि हमारे 70% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे है. जब एग्रीकल्चर पे है तो कैटल तो होंगे ही होंगे. तो जो रूरल पीपल में, जो रूरल एरिया में लोग रह रहे हैं, उनका जो फाइनेंशियल लॉस, अगर उनका जो पशु है वो मर जाता है तो उसका जो फाइनेंशियल लॉस है उससे उसको कैसे बचाया जाए,
उसके लिए ये कैटल इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो अब जब कैटल की बात है तो सबसे पहले हम इसको ब्रेक करते हैं, फिर आपको बताते हैं। एक्सपेंडिचर क्या है जी? इंश्योरेंस प्रीमियम विदाउट एनी मॉनेटरी लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। प्रीमियम पेड फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, अभी मैं वैसे पढ़ दूंगा, फिर मैं आपको बताता हूं। इंश्योरेंस किसकी करा रहे हैं? ऑन द लाइफ ऑफ द कैटल, पशु की इंश्योरेंस करवा रहे हैं। कैटल इज ओन्ड बाय द मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए अभी आपको नहीं समझ आएगी, जब मैं डायग्राम से समझाऊंगा फिर आपको ये लैंग्वेज सब, अदरवाइज बुक्स में आपको एक कमेंट्री फॉर्म में लिखा होगा। एंड सच सोसाइटी शुड बी प्राइमरी सोसाइटी engaged in the supplying milk raised by its members to such federal milk cooperative society। देखो पहले, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी और फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या फर्क होता है। देखो ये लोग इकट्ठे हो गए, ठीक है जी, इन लोगों ने क्या बना दी? कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। उस तरह से दूसरे गांव में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी। जब ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी एक अपनी सोसाइटी बनाती है तो उसको बोलते हैं फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो पहले मेंबर की कोऑपरेटिव सोसाइटी और इन सब की कोऑपरेटिव सोसाइटी एक अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाती है, उसको क्या बोलते हैं जी? फेडरल। अब आपको क्लियर हो गया? तो मेंबर, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर उसके बाद फेडरल मिल्क। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की एक जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसको बोलते हैं फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्लियर है जी यहां तक? ओके, तो चलिए मैं सबसे पहले आपको डायग्राम से इसको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर उसके बाद आपको ये चीज पढ़ने के। हुआ क्या, ये देखिए, ये एक मान लो एक गांव के लोग हैं, ठीक है। तो इन गांव के लोगों ने एक अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कोऑपरेटिव। मान लीजिए कि ये जो कैटल्स हैं हमारे, ये दूध वाले, मान लीजिए काउ, बुफेलो या गाय या भैंस जो भी है, उसको हम कैटल कैटेगरी में लेकर इन इसके ये मेंबर है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है, और इसके पास जो है वो गाय और भैंस है, इसके पास भी गाय भैंस है, इसके पास भी, इसके पास, इसके पास भी, इसके पास। इन सब ने जो है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली है और ये सब इसके क्या बन गए हैं? मेंबर बन गए, ठीक है जी। तो इसको क्या बोलूंगा मैं? प्राइमरी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें इंडिविजुअल क्या बन गया जी? मेंबर बन गया। और जो ये मेंबर है इसके पास क्या है जी? कैटल है, गाय है या भैंस है, कोई भी। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कर रही है? ये किसकी मेंबर है? फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी। मैंने बताया ना आपको फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। ये देखिए, अब ये इसकी मेंबर है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है? सारे ये लोग जो हैं वो एक दूध इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जाके किसको बेचती है? फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी को बेचती है। सो दिस कोऑपरेटिव, तो इंडिविजुअल पहले क्या करेगा? दूध लेके आएगा घर से दूध लेकर के वो इकट्ठा किया जाएगा, और वो इकट्ठा कौन करेगा? प्राइमरी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी। और वो जो उसके गांव की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो किसको बेचेगी? फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी को। अब आपको पता है फेडरल और प्राइमरी में क्या फर्क है, ठीक है। अब क्या हुआ, जो फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसने क्या किया है कि इंश्योरेंस कंपनी से जितने भी ये मेंबर्स हैं, जिनके पास ये कैटल्स हैं, उन सब की इंश्योरेंस करवा रखी है। तो फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा इंश्योरेंस कंपनी से जितने भी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं, जिनके पास ये कैटल्स हैं, उन सब की इंश्योरेंस करवा रखी है, ठीक है जी बात। अच्छा, अब उसका मतलब है कि इंश्योरेंस प्रीमियम कौन दे रहा है? फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी। और इंश्योरेंस किसकी करवा रखी है? मेंबर्स के जो कैटल्स हैं उनकी इंश्योरेंस करवा रखी है। तो ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब मान लीजिए कि कल को जो है वो पशु जो है वो मर जाता है, तो उस केस में क्या होगा? उसके बदले में उसको क्या मिल जाएगा? अमाउंट मिल जाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से अब क्लेम मिल जाएगा, तो क्लेम से हम नया कैटल खरीद लेंगे, तो फाइनेंशियल लॉस से तो बच गया जो मेरी रूरल पॉपुलेशन है। इसलिए जो फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाकर के डिफरेंट कैटल्स का इंश्योरेंस करवा देती है। और ये इंश्योरेंस प्रीमियम कौन दे रहा है जी? फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी के हाथ में दिस इज अलाउड एज ए डिडक्शन टू फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, टू फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी।
ठीक है जी। अब मुझे लगता है कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो अब मैं कंडीशंस पढ़ूं। देखिए कंडीशन में एक्सपेंडिचर क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये देखो इंश्योरेंस प्रीमियम विदाउट एनी मॉनेटरी, ठीक है जी। प्रीमियम पेड किसके द्वारा, फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये देखिए फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा क्या किया जा रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम किसको दिया जा रहा है, इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस किसकी करवा रही है, ऑन द लाइफ ऑफ द कैटल, ये देखो ये कैटल है, और कैटल इज ओन्ड बाय द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये देखिए ये जो कैटल है किसके द्वारा ओन किए जा रहे हैं, मेंबर्स के द्वारा ओन किए जा रहे हैं। अब क्लियर हो गया जी। एंड सच सोसाइटी शुड बी प्राइमरी सोसाइटी एंगेज्ड इन द सप्लाइंग मिल्क रेज्ड बाय इट्स मेंबर्स टू सच फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो दूध मेंबर्स के द्वारा रेज किया जाता है वो किसको बेचा जाता है, फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, और फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा उनके पशुओं के लिए इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस प्रीमियम खरीदा गया है, और उसके लिए वो इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा है। तो वो जो इंश्योरेंस प्रीमियम दिया जा रहा है दैट वुड बी अलाउड हियर एज ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 क्लॉज A1 A। ठीक होगी जी बात। अब मुझे लगता है कि आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए जी, अब थर्ड नेक्स्ट है जी, हमारा थर्ड है इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉइज, सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 क्लॉज 1B। दिस इज पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन द हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ द एम्प्लॉइज। ओके, देखना जरा, पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन द हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ द एम्प्लॉइज। कंडीशंस तोड़ के रख दिया हमने इसको, क्या, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एसएससी एज एन एम्प्लॉयर। एसएससी कौन है, एम्प्लॉयर। प्रीमियम पेड टू कीप इन फोर्स एन इंश्योरेंस ऑन द बेनिफिट ऑफ हिज एम्प्लॉय ऑन द हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉइज। देखिए लाइफ और हेल्थ में फर्क होता है। लाइफ तो डेथ, और हेल्थ जो है अगर कोई बीमारी हो जाती है, बीमार पड़ जाते हैं, तो उस केस में जो है उसकी जो हेल्थ इंश्योरेंस, और ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी बेचती है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो लाइफ की इंश्योरेंस बेचती है। प्रीमियम पेड अंडर द स्कीम फ्रेम्ड बाय द जीआईसी, ये देखिए जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट भी होना चाहिए। एंड प्रीमियम शुड बी पेड बाय चेक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो न्यूमेरिकल में आपको तंग करेगा, जरा ध्यान रखना। इफ द प्रीमियम इज पेड इन टर्म्स ऑफ द कैश, डिडक्शन इज नॉट टू बी अलाउड। जरा न्यूमेरिकल में आपको जो एग्जामिनर है वो आपकी इस नॉलेज को चेक करेगा, इसलिए मैंने जानबूझ करके इसको अंडरलाइन किया है। देखिए अब इसको मैं डायग्राम से कैसे बताता हूं, शायद आपको और क्लियर हो जाएगा। ये है जी बिजनेस, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयर, और यही एम्प्लॉयर जो आपके पास क्या है, एसएससी है। ठीक है, इसके द्वारा इसके पास क्या है, एम्प्लॉइज हैं। अब मान लीजिए मिस्टर एक्स है, वो इसके पास जॉब कर रहा है, तो एम्प्लॉय बन गया। अब एम्प्लॉयर ने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी से कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट करके उसने क्या किया, जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनके लिए उसने हेल्थ इंश्योरेंस खरीद ली, कि कल को कुछ भी बीमार होता है, कुछ होता है, कोई भी ब्रेकडाउन होता है, तो सारा का सारा कंपनी बियर करेगी, इसके ऊपर कुछ नहीं आएगा। और एम्प्लॉयर के द्वारा क्या किया जा रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया जा रहा है, और इंश्योरेंस किसकी करवाई जा रही है, एम्प्लॉय की। दिस प्रीमियम वुड बी अलाउड एज ए डिडक्शन टू बिजनेस। अब क्लियर हो गया जी। अब देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम एसएससी, ये एज एन एम्प्लॉयर, ठीक है। प्रीमियम पेड इज टू कीप इन फोर्स एन इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉय, ये देखो हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉइज। प्रीमियम पेड अंडर द स्कीम, वो तो यू नो, एंड प्रीमियम शुड बी पेड बाय द चेक। बस ये ध्यान रखना, अगर कैश में हुआ तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, और एग्जामिनर आपको बस यहीं परेशान करेगा, आपकी नॉलेज चेक करेगा। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, बोनस एंड कमीशन पेड टू एम्प्लॉइज। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको परेशान करता है न्यूमेरिकल में। अब मैंने आपको बताया ना 36 और 37 न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ एक को छोड़ करके, लेकिन हमें क्या है, हमें सब एक जैसे हैं। हमें आपको सिर्फ एग्जामिनेशन नहीं, हम आपको लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने की कोशिश करेंगे। बोनस एंड कमीशन पेड टू एम्प्लॉय, सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2 के अंदर कंडीशन क्या है, सम पेड टू एन एम्प्लॉय एज बोनस और कमीशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्विसेज रेंडर्ड। देखिए बोनस और कमीशन, कई बार कंपनीज क्या करती हैं कि बहुत सारा प्रॉफिट्स हो जाता है और एम्प्लॉय के द्वारा कोई काम नहीं किया जाता, लेकिन अपने प्रॉफिट को कि टैक्स ना दिया जाए वो अप्रोप्रिएट कर देता है, यानी कि भाई बांट दो भाई एम्प्लॉइज के बीच में, जिसकी वजह से क्या होगा, मेरा टैक्स जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर प्रॉफिट कम होगा तो मेरा टैक्स कम हो जाएगा। तो इससे क्या कर रहा हूं मैं, टैक्स को अवॉइड करने के लिए बोनस और कमीशन दे रहा हूं। अगर ऐसा होगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, बस ये ध्यान रखना जी।
तो किसके लिए होना चाहिए? सर्विसेज रेंडर। भाई काम किया और काम के बदले में आपको बोनस और कमीशन दिया गया, प्रोडक्शन बढ़ा दिया आपने, रेवेन्यू बढ़ा दिया, कोई एफर्ट्स किए, तब उसकी वजह से आपको बोनस और कमीशन मिलना चाहिए, तब डिडक्शन मिलेगी। सम शुड नॉट हैव बीन पेबल एज प्रॉफिट्स और डिविडेंड। ये देखिए, ये नहीं है कि सिर्फ डिविडेंड बांट दिया कि जी प्रॉफिट्स हैं इसलिए डिविडेंड बांट दिया, इट शुड नॉट बी, तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। एंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43B शुड बी फॉलोड। ठीक है जी, सेक्शन 43B आपको बता दूं कि सेक्शन 43B अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इट शुड बी एक्चुअली पेड एंड इट शुड बी पेड बिफोर द 31st of March, मतलब एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, या रिटर्न फाइल करने से पहले जो है वो पेड होनी चाहिए, उसको बोलते हैं हम सेक्शन 43B। मैं बार बार आपको यहां पे बोलूंगा 43B, तो आप ये साथ समझ जाइए। तब मुझे लगता है ये सिंपल हो गया। तो बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉइज इन द नेचर ऑफ प्रॉफिट, शेयर्स और डिविडेंड, नो डिडक्शन। अभी मैंने आपको बताया नो डिडक्शन, क्योंकि आपने तो सिर्फ क्या किया, अपने टैक्स को बचाने के लिए आपने उनके बीच में क्या बांट दिया, अपने प्रॉफिट को बांट दिया, डिविडेंड बांट दिया उनके बीच में। इफ इट इज द जेन्युइन बिजनेस एंड देन यू आर पेइंग, इट इज जेन्युइन बोनस। अब जेन्युइन बोनस समझ गए आप, क्योंकि सर्विसेज रेंडर की उसके बदले में। इट इज, इफ इट इज ए जेन्युइन बोनस एंड कमीशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, देन द डिडक्शन इज टू बी अलाउड। तो अब सेक्शन 43 क्या बोलते, पेड टिल इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग डेट एज पर सेक्शन 43B। अगर आप जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट होती है उससे पहले अगर आपने एक्चुअल पे कर दिया, तो समझ लो सेक्शन 43B फॉलो कर ली, तो डिडक्शन आपको मिल जाएगी। इफ इट इज नॉट पेड टिल ITR और फाइलिंग ऑफ द डेट, देन डिडक्शन इज नॉट टू बी अलाउड। और अगर एक्चुअल पे नहीं की गई है, ड्यू बेस भी है, तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्लियर होगी जी बात। और ये मैं आपको न्यूमेरिकल में परेशान करेगी, इसलिए मैंने आपको ये डिटेल में आपसे शेयर कर लिया। नेक्स्ट आ जाता है मेरा इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल बोरोड। ये भी आपको थोड़ा सा परेशानी में डालेगा, इसलिए हमने इसको भी डिटेल में डिस्कस कर दिया अब आपके सामने। बताओ कौन सा बिजनेस है जो कैपिटल बोरो नहीं करता है? अगर कैपिटल बोरो करता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करता है, और इंटरेस्ट हमेशा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा। और अब उसके ऊपर क्वेश्चन राइज होगा आपका कि जी अलाउड और डिसअलाउड। और मैंने आपको बता दिया, जिसकी थ्योरी जितनी स्ट्रांग होगी वो उतने ही जल्दी क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन को करेगा। तो ये यहां पे जो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन है, ये टाइम कंज्यूमिंग है सिर्फ थ्योरी को स्ट्रांग करने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए टाइम मिले। क्योंकि अगर आपको ये पता होगा थ्योरी स्ट्रांग होगी कि अलाउड है या डिसअलाउड है, अलाउड है डिसअलाउड है, अगर अलाउड और डिसअलाउड तो प्लस और माइनस ही तो करना है। तो देखिए जी, इंटरेस्ट ऑन लोन में कंडीशंस क्या है? इंटरेस्ट पेड शुड बी ऑन कैपिटल बोरोड। देखना अंडरलाइन किया मैंने, कैपिटल बोरोड, एंड कैपिटल शुड बी बोरोड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है जी। एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस और प्रोफेशन, वो अब जो है उसको अमेंडमेंट करके रिमूव कर दिया है। एंड डिडक्शन इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43B। अभी आपको बताया, जिसका मतलब है एक्चुअल पेमेंट होनी चाहिए ITR से पहले। तो मैंने एक बार बात कर दी, अब आपके माइंड में बैठ गई है, तो बार बार हम डिस्कस करने की जरूरत नहीं है सेक्शन 43B, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। इफेक्ट ऑफ अमेंडमेंट क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द डेट ऑफ, एक और अमेंडमेंट हुई है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम डेट ऑफ टेकिंग लोन टू डेट ऑफ पुट टू यूज इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर ऑल एसेट्स एंड एग्जिस्टिंग और न्यू एसेट जो भी है। मैं आपको इसको एक, मैंने आपके लिए बिल्कुल सिंप्लीफाई किया है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, सपोज कीजिए मैंने डेट ऑफ लोन है 1 मई, फिर मैंने एसेट परचेज करी 2 मई, फिर मैंने डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंस्टॉलेशन, उस मशीन या जो भी एसेट है उसको मैंने 1 अगस्त तक उसको इंस्टॉल कर दिया। अब उसका जो मैंने यूज है, आई पुट इट टू यूज, दैट इज ऑन 1 जनवरी। ठीक है जी। अब लोन मैंने यहां लिया और यूज मैंने यहां किया, तो मैं क्या कर रहा हूं? इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग लोन टू डेट ऑफ पुट टू यूज इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। तो यहां से लेकर के यहां तक जो भी आपने लोन ले रखा है, उस दौरान अगर आपको इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। क्लियर है जी। सो नो डिडक्शन बट इंटरेस्ट कैन बी कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज है, एसेट में डाल दो, ऐड कर दो,
और वो कैपिटलाइज हो जाएगा, कैपिटलाइज होगा तो डेप्रिसिएशन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 32 के अंदर। आपको याद होगा हमने कि कौन कौन सी एक्चुअल कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है। ओके, अब उसके बाद जब आपने पुट टू यूज कर दिया और आपका प्रीवियस ईयर आ गया 31 मार्च, तो यहां से लेकर के इस पीरियड के दौरान अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया, देन द डिडक्शन इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 36। तो इट इज द इफेक्ट ऑफ द अमेंडमेंट। बात क्लियर है जी यहां पे? ओके, सेम प्रोविजन फॉर न्यू एंड एग्जिस्टिंग बिजनेस, ठीक है जी, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आ जाइएगा। सो अब आपको ये क्लियर हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन। इफ इट इज फॉर द रनिंग ऑफ द बिजनेस अलाउड एज ए डिडक्शन, एग्जाम्पल जैसे इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। इंटरेस्ट फॉर द परचेज ऑफ द एसेट, ये तो फॉर द रनिंग ऑफ द बिजनेस था। अगर आपने बिजनेस को एसेट को परचेज करने के लिए अगर आपने लोन ले रखा है, बोथ फॉर द न्यू एंड एग्जिस्टिंग बिजनेस, तो इंटरेस्ट फ्रॉम डेट ऑफ लोन टू डेट ऑफ एसेट पुट टू यूज, नो डिडक्शन बट इंटरेस्ट कैन बी कैपिटलाइज्ड, ठीक है जी। ये बात अगर मैं डायरेक्ट लिख देता तो शायद आपको समझ नहीं आनी, इसलिए मैंने इसको पहले थोड़ा सा ब्रेक कर दिया। इंटरेस्ट आफ्टर पुट टू यूज, डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। ये देखो जी, पुट टू यूज, आफ्टर यूज करने के बाद जो भी अमाउंट मिला उसके ऊपर आपको क्या हुआ, डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज अलाउड। ओके, लेकिन ये जो यहां पे और यहां पे, इफ द लोन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B, तो 43B मैंने अभी भी आपको बात बताया, पेड टिल इनकम टैक्स रिटर्न डेट, डिडक्शन इज अवेलेबल। नॉट पेड टिल ITR ड्यू डेट, नो डिडक्शन इज अलाउड। तो सेक्शन 43B इज अगेन, मैंने दोबारा से डिस्कस कर दिया। अब अगर मैं कहीं लिख भी दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि व्हाट डज इट, मतलब एक्चुअली पेमेंट होनी चाहिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट इज इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट और सुपर एनुएशन फंड। हमने सैलरी में पढ़ा था आपको प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट के टाइम एक सुपर एनुएशन फंड। सेक्शन 36 सबसेक्शन 1(4) के अंदर जो है, व्हाट आर द कंडीशन, तो ये सिंपल है, सम शुड बी पेड बाय द एसएससी एज एन एम्प्लॉयर, ठीक है जी। एज एन एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉय के खाते में एज ए प्रोविडेंट फंड और सुपरएनुएशन फंड। सम शुड बी पेड बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स आरपीएफ। आपको पता है आरपीएफ और यूआरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड अंडर 4th शेड्यूल ऑफ द एक्ट, वहां डिटेल में डिस्कशन करी थी। अगर नहीं है भाई तो सैलरी का आप प्लेलिस्ट में जाकर के सैलरी के चैप्टर्स वहां देख सकते हैं, वहां पे सैलरी आपको मिल जाएगी। ओके, और प्लेलिस्ट में जाकर के ही आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि टॉपिक वाइज हैं। नेक्स्ट है एन अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। तो ये रिटायरमेंट कई जगह सुपर एनुएशन फंड क्रिएट किया, सेक्शन 43B, मतलब एक्चुअल पेमेंट होनी चाहिए। तो क्या हुआ जी, इंप्लॉयर के द्वारा इंप्लॉय के खाते में कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है एज ए आरपीएफ और सुपर एनुएशन फंड, तो इंप्लॉयर को डिडक्शन उतने अमाउंट की क्या मिल जाएगी, डिडक्शन अपने P&L में दे दे। उसके बाद है जी इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड। अब आपको ग्रेच्युटी का भी मालूम है, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1(4). ग्रेटिट्यूड वर्ड से आया है, ग्रेटफुल है क्योंकि उसने लॉयलिटी है, बिजनेस में काम किया है, इसलिए वो आपको ग्रेच्युटी फंड क्रिएट किया जाता है। सम पेड एज एन एम्प्लॉयर, बिल्कुल है। सम पेड एज कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, 4th शेड्यूल में है इसके लिए भी। एंड फंड इज क्रिएटेड फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉइज, ठीक है। एंड डिडक्शन इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43B। मुझे लगता है कि सिमिलर है, इसमें कोई दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट इज सम पेड, सम रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉइज एज कंट्रीब्यूशन टू अ फंड और डिडक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉयर सैलरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आई वुड डिस्कस इन डिटेल, ठीक है जी। ओके, तो देखिए यहां पे क्या है कि सम इज रिसीव इंप्लॉय के द्वारा। देखो मैं डिटेल में बताता हूं। इंप्लॉय कंट्रीब्यूट्स टू प्रोविडेंट फंड। अगर मान लीजिए मैं ही एक इंप्लॉय हूं और मैं अपने खाते में कहां डाल रहा हूं, प्रोविडेंट फंड में, लेकिन ये प्रोविडेंट फंड चाहे वो अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है चाहे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, लेकिन ये पैसा जो है किसके थ्रू जाएगा, इंप्लॉयर। अब मैंने अकाउंट ओपन किया है, अगर अकाउंट ओपन किया है तो इंप्लॉयर भी डालेगा और इंप्लॉय भी डालेगा आपके खाते में। तो जब इंप्लॉय जो है इंप्लॉयर के थ्रू भेजेगा,
तो पहले सबसे पहले किसके पास जाएगा? एम्प्लॉयर के पास जाएगा, फिर वो एम्प्लॉय के खाते में डालेगा। काटेगा ना, आपकी सैलरी से काट लेगा ना, तो पहले वो अपने खाते में रखेगा ना। ओके, व्हेन रिसीव्ड डिडक्टेड इट इज ट्रीटेड एज प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। मैंने लिखा रिसीव्ड फिर डिडक्टेड, दो वर्ड है। दिस इज द इनकम ऑफ द एम्प्लॉयर। अब देखिए, अगर उसने आपकी सैलरी, या तो आपने उसको डायरेक्ट पेमेंट करी एम्प्लॉयर को, तो भी उसकी इनकम मानी जाएगी। अगर उसकी सैलरी से डिडक्ट कर ली, काट ली, तो भी क्या मानी जाएगी? उसकी इनकम मानी जाएगी, क्योंकि आई तो एम्प्लॉय से। तो जब तक, कब तक मानी जाएगी? इट इज ट्रीटेड एज ए प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस प्रोफेशन। मैं उल्टा पढ़ा रहा हूं आपको। दिस इज द इनकम ऑफ एम्प्लॉयर। अब क्या होगा? एंड डिडक्शन अलाउड ओनली इफ इट इज पेड विद इन ड्यू डेट मेंशन्ड इन लॉ। अब क्या करूंगा मैं? अब मान लो मैं एम्प्लॉयर हूं, अब मान लो मैंने आपसे 3,000 रुपए ले लिए, तो मेरी ये इनकम मानी जाएगी। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड बनी रहेगी। ठीक है, क्योंकि मैंने मिस्टर एक्स से जो है कंट्रीब्यूशन लिया है, तो जब यहां बनी रहेगी तो मेरे नेट प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट होते रहेगी। इसलिए ये प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन के ऊपर जो है, इसके ऊपर टैक्स लगता रहेगा। फिर क्या कहता है? इसलिए एम्प्लॉयर को उसने बांध के रख दिया है। कहता 3,000 रुपए लिए मैं इनकम मानूंगा, लेकिन अगर तू 3,000 रुपए इसको डेबिट कर देगा। अब डेबिट कब करूंगा? डेबिट तब करूंगा जब मैं एक्स के खाते में उसको ट्रांसफर करूंगा, एक्स के खाते में उसको क्रेडिट कर दूंगा। जब इसके खाते में क्रेडिट करूं तो यहां डेबिट होगा। जब डेबिट होगा तो बताइए अब क्या होगा? 3,000 रुपए जो इनकम है वो ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगी। तो मेरी जो नेट प्रॉफिट से 3,000 रुपए की इनकम बाहर निकल गई कि नहीं निकल गई? जब निकल गई तो अब वो इनकम मेरी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मैंने जो क्रेडिट किया था वो डेबिट हो गया। इसलिए मैंने क्या लिखा? व्हेन रिसीव्ड एंड डिडक्टेड इट इज ट्रीटेड एज इनकम। ये लो जी इनकम। एंड डिडक्शन अलाउड ओनली इफ इट इज पेड विद इन ड्यू डेट। और जो ड्यू डेट है उसके बीच में अगर मैंने उसके खाते में क्रेडिट कर दी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दी, तो इसकी क्या मिल जाएगी? आपको डिडक्शन मिल जाएगी। क्लियर है जी? अब नेचुरली बांध के रख दिया कि एम्प्लॉयर इसको ऐसा ना हो कि सिर्फ लेकर के अपने खाते में डालता रहे और उनके खाते में डाले ही ना। तो ठीक है भाई, इनकम मानी जाएगी तो ये टैक्स देता रहे। ठीक है जी? तो पेड का मतलब डेबिटेड। पेड का मतलब यहां पे आपको क्या बताया मैंने? डेबिटेड। ठीक है जी? ओके, अब मैं आपको इसको एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स, ये देखिए, ये देखो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर के खाते में क्या रहेगी? हो जाएगी ये क्रेडिट। और फिर जब जिस दिन ये मान लो क्रेडिट कर दे गया 6,000 रुपए, जिस दिन ये इसके खाते में क्या कर देगा? इसके खाते में 6,000 रुपए क्रेडिट कर देगा और यहां पे 6,000 रुपए क्या करेगा? डेबिट कर देगा। मान लो 6,000 रुपए कंट्रीब्यूट किया मिस्टर एक्स ने। अब तो क्या होगा? उसके पीएनएल में, एम्प्लॉयर के पीएनएल में ये क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या होगा? यहां पे ये देखो, मान लो प्रॉफिट है इसका, नेट प्रॉफिट है 20,000 रुपए। ठीक है जी? अब 6,000 रुपए, जब जिस दिन मैं 6,000 रुपए यहां पे डेबिट कर दूंगा तो 20,000 से इनकम कितनी हो जाएगी? 14,000 रुपए इनकम हो जाएगी। तो बताओ मैं टैक्स 20 पे दूं कि 14 पे दूं? सर मुझे तो 14 पे देना चाहिए। तो भाई 6,000 रुपए उसके डेबिट अगर करोगे तो डिडक्शन भी मिल जाएगी। लेकिन कब मिलेगी? जब आप उसको ड्यू डेट के अंदर जो है उसके खाते में डाल दोगे और अपने अकाउंट से डेबिट कर दोगे। हो गया जी लॉजिक क्लियर? सो दिस इज द। उसके बाद है लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनिमल्स। हां, यहां पे क्या है? सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6 के अंदर क्या है? एनिमल्स यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है? जैसे मान लीजिए आपका डेयरी फार्म है। अब आप डेयरी फार्म में तो एनिमल्स तो उसमें यूज होंगे फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। मान लो 20 गायें हैं आपके पास। दे शुड नॉट बी यूज्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। अब स्टॉक इन ट्रेड में क्या था? पोल्ट्री फार्म है। पोल्ट्री फार्म में तो आप क्या कर रहे हैं? उससे मुर्गी आ रही है, मुर्गी बेच रही है, मुर्गा आ रहा है, मुर्गी बेच रहे हैं, तो वो तो स्टॉक इन ट्रेड है। लेकिन अगर आप गाय पाल रहे हैं तो गाय से तो दूध मिल रहा है और दूध का आप बिजनेस कर रहे हैं। ठीक होगी जी बात? तो जरा इसमें डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। उसके बाद है दे शुड हैव डाइड और बिकम परमानेंटली यूजलेस फॉर सच पर। जैसे मान लीजिए कई बार बीमार हो जाता है पशु और उसकी इलनेस की वजह से, या गिर जाता है कहीं पे और परमानेंटली डिसेबल हो जाता है, यूजलेस हो जाता है, उसका यूज नहीं हो सकता। ठीक है? अब जैसे मान लीजिए आप घोड़ा है,
आप घोड़े पे सामान जो लेके जाते हैं तो आपका बिजनेस है, प्रोफेशन है, तो वो स्टॉक इन ट्रेड नहीं होगा। तो व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ डिडक्शन? तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एनिमल टू द एसएससी माइनस अमाउंट इफ एनी रियलाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द कार्कस और एनिमल्स। क्योंकि सिर्फ आदमी के मरने के बाद कीमत नहीं होती, लेकिन पशु के मरने के बाद जो कुछ कीमत मिल जाती है वो उसमें से लेस हो जाती है। अगर जीरो मिल रहा है तो जीरो कर देना है। अब मान लीजिए एक 10,000 रुपए की गाय थी, वो परमानेंटली डिसेबल हो गई, लेकिन उसको हमने एज ए कार्कस उसमें से कुछ निकाल लिया तो वो 1,000 रुपए में बिक गया। तो 10,000 माइनस 1,000 9,000 वुड बी अलाउड हियर एज डिडक्शन। अगर यहां पे नील मिलता है तो डिडक्शन आपको कितनी मिल जाएगी? 10,000 मिल जाएगी। क्लियर है जी आप यहां तक? ओके, तो चलिए जी अब हम नेक्स्ट डिडक्शन की तरफ को मूव करते हैं, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैड डेट्स के बिना तो क्वेश्चन होता ही नहीं है। तो इसके ऊपर अब हमें फोकस करना पड़ेगा, जिसको कि हम डिटेल में आपके साथ शेयर करेंगे। जिसको बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्लियर हो गया, उसका मतलब आधा चैप्टर, वो आधा क्वेश्चन तो वो सॉल्व कर लेगा। सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 एंड 7A दोनों को मैंने इकट्ठा डिस्कस कर दिया है। यहां पे पहला है बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, है वैसे अलग अलग है। तो पहले मैं आपको रिवीजन करा देता हूं कि बैड डेट्स क्या होता है। सर हम तो अकाउंटिंग के मास्टर हैं, आप क्या रिवीजन कराओगे? नहीं, मैं वैसे ही आपको जस्ट मुझे पता है कि आप सब जो हैं वो हार्ड वर्कर स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि देखिए इस लॉकडाउन की वजह से हार्ड वर्कर स्टूडेंट्स ही वीडियोस के थ्रू हैं। जो केयरलेस हैं उनको तो ये मजे लगे हुए हैं कि जी ठीक है जी क्लास में नहीं है, लेकिन जो हार्ड वर्किंग है और वो जो कैरियर कॉन्शियस स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वही फोकस कर रहा है और वही आगे बढ़ेगा, ये मैंने आपको बता दिया। बैड डेट्स का सेल्स मेड टू ए को हमने उधार बेच दिया 1,00,000 रुपए का, और उसमें से ए ने हमें 30,000 रुपए पे कर दिए इन फुल सेटलमेंट। उसने कहा 30,000 ही दूंगा, 70,000 रुपए मेरे पास नहीं है, तभी तो मैंने क्या लिखा है फुल सेटलमेंट को अंडरलाइन कर दिया। तो 70,000 रुपए मेरा क्या बन जाएगा? बैड डेट्स। उसने बोला मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो 1,00,000 रुपए की आपने मुझे सेल की है, लेकिन मैं तो फुल सेटलमेंट के लिए 30,000 ही दूंगा। तो 70,000 रुपए को क्या बोलते हैं जी? हम बैड डेट्स बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, मैंने वैसे ही एक छोटा सा इंस्टांस आपसे बताया कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में डिफरेंशिएट नहीं करते। तो मैंने कहा चलो सिंपल सी लैंग्वेज में एक लेमैन की, एक आम आदमी को समझाने के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो चलो उसी वर्ड्स में यूज कर लेते हैं। आपने 1,00,000 रुपए का सेल की ए को उधार, और आपको ऐसा लग रहा है इट इज एक्सपेक्टेड दैट ओनली 30,000 कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम ए। आपको पता चल रहा है कि यार मैंने सेल तो कर दी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मेरा सारा पैसा आएगा। इट इज योर एक्सपेक्टेशन, हो सकता है वो सारा दे दे। इट मीन दिस इज ए नॉन लाइबिलिटी। अब जब आपको नॉन लाइबिलिटी होती है तो उस केस में आप क्या करते हैं? प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं, पता नहीं मिलेगा कि नहीं, जहां मतलब डाउटफुल होते हैं कि मिल भी सकता है नहीं मिल सकता, तो हम क्या बोलते हैं? एंटिसिपेट ऑल द लॉसेस, इसलिए हम प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है जी। तो जब एक्सपेक्टेड है, सो इन दिस केस 70,000 इज प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, यहां तो फुल सेटलमेंट होगी इसलिए बैड डेट्स पता ही लग गया। यहां एक्सपेक्टेशन होती है तो उसको मीट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं पहले, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पक्का नहीं है। जब मे और मे नॉट की पोजीशन होती है तो प्रोविजन क्रिएट करते हैं। ठीक है जी। सर हमें पता हो गया कि बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में क्या फर्क होता है। ओके, सो व्हाट इज टैक्स ट्रीटमेंट इन द इनकम टैक्स? अगर आपके पास है कोई नॉर्मल बिजनेस, नो डिडक्शन फॉर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, हमेशा गांठ बांध लेना। अगर कोई नॉर्मल बिजनेस है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जहां प्रोविजन और रिजर्व नजर आए वहां डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं तो प्रोविजन की डिडक्शन मिलती है एट स्पेसिफाइड रेट। कई जगह पे 10% है, कई जगह पे 5% है। फॉरेन बैंक है, रूरल बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वहां पे आप, इसलिए आपको ज्यादा उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। आप किताब में देख सकते हैं कि 10% और 5% कहां पे एप्लीकेबल है, क्योंकि ये ज्यादातर न्यूमेरिकल में नहीं पूछा जाता, लेकिन मैंने नॉलेज के लिए आपको बता दिया। क्योंकि बैंक्स में रूटीन मैटर होता है कि कई बार क्लाइंट पैसा नहीं देते, तभी तो आपने देखा कि एनपीए बढ़ता रहता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो क्या हुआ जी? नॉर्मल बिजनेस में प्रोविजन और बैड डेट्स की डिडक्शन नहीं मिलेगी, यहां मिलेगी लेकिन कुछ रेट के ऊपर। डिडक्शन फॉर एक्चुअल बैड डेट्स रिटन ऑफ इन बुक्स एज इरिकवरेबल। डिडक्शन मिलेगी एक्चुअल बैड डेट्स की, जिसको कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इरिकवरेबल और राइट ऑफ कर दिया हो, उन्हीं की डिडक्शन मिलेगी। ठीक है। लेकिन डिडक्शन फॉर एक्चुअल बैड डेट्स लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इन बुक्स इज अवेलेबल।
एक्चुअल बैड डेट्स और जितने प्रोविजन आपने क्रिएट कर रखा है उसमें से लेस करने के बाद आपको डिडक्शन मिलेगी। जैसे एक्चुअल बैड डेट्स आपके 80,000 रुपए हैं, बट प्रोविजन आपने कितने का कर रखा है, 70,000 का है, तो बैलेंस 10,000 इज अलाउड एज ए डिडक्शन। 10,000 इज अलाउड एज ए डिडक्शन। लेकिन अब यहां पे आपको मैं कंडीशंस बता रहा हूं क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला जो है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अमाउंट ऑफ बैड डेट्स और पार्ट देयर ऑफ शुड बी रिटर्न ऑफ एज इररिकवरेबल इन द अकाउंट ऑफ द एसएससी। मतलब इररिकवरेबल तब ट्रांसफर करते हैं जब हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो सेकंड कंडीशन है सच डेट और पार्ट टेकन इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग इनकम। इनके जो भी है वो उसने इनकम बुक कर ली हो। कब? प्रीवियस ईयर इन विच द डेट इज रिटर्न ऑफ और अर्लियर प्रीवियस ईयर, पर वो इनकम का पार्ट होना चाहिए, चाहे पिछले साल है या उससे पिछले सालों में वो इनकम का पार्ट होना चाहिए। और जब उसको पता लग गया कि अब वो पैसा नहीं देगा तो वो एक्चुअल बैड डेट्स हो जाए और बैड डेट्स जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ कर दिए जाए तो डिडक्शन मिलेगी। सर ये कोई बात नहीं, अब हम आपका ना कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड करते हैं, फिर आपको ये बात और क्लियर हो जाएगी। देखिए मैं आपको बताता हूं। सो बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस। मान लीजिए दो कंडीशंस बताइए जी। क्या? इट शुड बी रिटर्न ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। दूसरा क्या है? सच डेट टेकन इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग इनकम। और जो डेट है इट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग द इनकम। इनकम कंप्यूट करने में वो इनकम का पार्ट होना चाहिए और फिर तब जाकर के। चलिए अब आपसे डिटेल में फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरफ को घूम के आते हैं। जब आप उधार बेचते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं? मान लीजिए मैंने मिस्टर ए को जो है वो सेल कर दिया, तो मैं क्या लिखूंगा जी? ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। उधार बेचा मैंने 1,000 रुपए का, ठीक है। अब मैं ए बी, मान लीजिए कि मेरे पास 20 हैं, तो मैं सबके नाम नहीं लिखता, मैं उसकी जगह लिखता हूं जी डेटर्स लिखता हूं, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स लिखता हूं, सन्ड्री वर्ड लिख देता हूं क्योंकि नाम नहीं लिख सकते। और वैसे भी आप बोलते हैं अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अगर मैं सबके नाम लिख दूंगा तो आप बोलेंगे कौन सा बेवकूफ अकाउंटेंट है जो इसको बोलता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट, और ये आप उसने अपना आर्ट का यूज नहीं किया, इसलिए हम क्या लिख देते हैं? सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, जब हम नाम नहीं लिख पाते। तो सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। किसको उधार बेचा जी? ए को, लेकिन वो सन्ड्री डेटर्स बन गया 1,000 रुपए का, ठीक है। जब मैंने ये बेचा तो मेरी ये दोनों एंट्रीज कहां गई? सर एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में चलेगी सेल्स 1,000, ठीक है। जब मैंने सेल्स लिखा 1,000 रुपए, तो बताओ मेरे ग्रॉस प्रॉफिट में आई वो कि नहीं? तो बनी इनकम का पार्ट कि नहीं बनी? सर बन गई, क्योंकि 1,000 रुपए सेल्स होगी, 200 रुपए अगर एक्सपेंसेस है तो 800 रुपए मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। बिल्कुल सही बात है। अब बताओ मेरे ग्रॉस प्रॉफिट इनकम का पार्ट बना कि नहीं? अब यहाँ पे 800 रुपए मेरा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट और इधर एक्सपेंसेस आ जाएंगे, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ जाएगा। सर बिल्कुल, और नेट प्रॉफिट तो हम ऐसे पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन पूरी हुई क्या? सच डेट टेकन इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग इनकम। वो डेट जो है वो इनकम को कंप्यूट करने में वहां पे लिखा होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया जी सेल्स। और दूसरा क्या था जी? डेटर्स। बिल्कुल है, डेटर्स मेरे बढ़ गए तो एसेट बन गई मेरी। डेटर्स कितने के आ गए? 1,000 रुपए के। तो एक तो ये देखो मैंने एरो लगाया कि ये डेटर्स में चला गया, दूसरा मेरी जो सेल्स है वो कहां चलेगी? प्रॉफिट एंड लॉस में चलेगी, इसलिए ये इनकम का पार्ट बन गया, ठीक है। मान लीजिए 1,000 रुपए में से डेटर रिफ्यूज टू मेक अ पेमेंट एंड कन्वर्टेड इनटू बैड डेट्स। कितना? 600 रुपए। मान लो कि डेटर ने मना कर दिया कि मैं 600 रुपए आपको पे नहीं करता, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन थी। तो मैं क्या करूंगा? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स। 600 रुपए से उसको मैंने बैड डेट्स डिक्लेयर कर दिया, तो मैं सन्ड्री डेटर्स मेरे कम हो गए और बैड डेट्स मेरे इंक्रीज हो गए। तो इससे क्या हुआ जी? मैंने बैड डेट्स डेटर में से माइनस कर दिए 600 रुपए, ये देखो, ठीक है जी। डेटर में से माइनस कर दिए ना, डेबिट कर दी। उसके बाद मेरे बैड डेट्स क्या हो गया? 600 रुपए मेरे कहां आ गए? कैसे आए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो पहले मैंने क्या किया? डिक्लेयर किया ना उसको। फिर उसको अब उसके बाद क्या करूंगा? ये बैड डेट्स अकाउंट मेरा नॉमिनल अकाउंट है। अगर नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट को कहां ले जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बिल्कुल। तो बैड डेट्स अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया और डेबिट किसको कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्या हुआ? पहले मेरा इररिकवरेबल था, अब मैंने उसको राइट ऑफ भी कर दिया।
तो कई बार आपको शॉर्टकट मिलेगा क्योंकि बैड डेट से बैड डेट कट जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सन्नी डेटर्स और सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो 600 रुपए दिखा दिया जाता है बैड डेट्स। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने पहले इस एंट्री को लिया। तो पहले मैंने बैड डेट्स को डेटर्स में से बैड डेट्स को माइनस कर दिया 600 से, और इधर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेट शो कर दिया। ठीक है, कैसे किए? इस एंट्री के हेल्प से, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। तो दो बातें हुई, पहले आपने उसको बैड डेट्स डिक्लेयर किया, फिर उसको राइट ऑफ किया। तो यहां भी क्या है? सच डेट टेकन इनटू अकाउंट एंड दैट शुड बी रिटन ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो किया जी मैंने राइट ऑफ। अब आप बताओ, अब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको 600 रुपीज शो कर दिया। वो कहता है डिडक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मैंने कहा बिल्कुल मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि उसने दोनों कंडीशन फुलफिल की है। किसकी? 600 रुपए की बैड डेट्स की डिडक्शन मिलेगी। क्यों मिलेगी? सबसे पहले तो उसने इनकम, ये देखो ये इनकम का पार्ट बन गया, और दूसरा मैंने उसको राइट ऑफ कर दिया, और जब मैंने राइट ऑफ कर दिया देन द डिडक्शन इज टू बी अलाउड। और वैसे भी देख लो यहां पे मैंने राइट ऑफ कर दिया, तभी जाके 400 रुपए के डेटर बचे कि नहीं बचे। ठीक है जी, ओके। तो अब मेरे को लगता है आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया होगा। तो मैंने क्या बताया कंडीशन में? अमाउंट ऑफ बैड डेट और पार्ट देयर ऑफ शुड बी रिटन ऑफ एज इरिकवरेबल इन द अकाउंट ऑफ द एसएससी। ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या था जी? 1000 रुपए के डेटर्स थे, 600 रुपए जो है वो क्या किया था, उसने मना कर दिया, इसलिए मैंने 600 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया, क्योंकि राइट ऑफ कर दिया। दूसरी कंडीशन क्या है? सच डेट और पार्ट टेकन इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग द इनकम। लो जी, 1000 रुपए मैंने सेल्स में नहीं आ गए, इसलिए वो इनकम का पार्ट बन गया, मैंने बताया आपको। लो जी, ये भी हो गया। कब? या तो प्रीवियस ईयर में, उससे पिछले, तो पिछले सालों में भी कभी भी वो अगर इनकम का पार्ट बन जाएगा तो भी डिडक्शन मिल जाएगी। क्लियर है जी यहां पे? अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है कि आपने मान लीजिए कि आपने तो बैड डेट्स डिक्लेयर कर दिया कि आओ ठीक है जी, अब तो मुझे पैसा मिलने वाला नहीं है। लेकिन पता नहीं उस बेचारे सनी डेटर्स के मन में क्या उठा, और 5-7 साल बाद जो है उसने कहा नहीं यार, इसके बेचारे का पैसा जो था वो मैंने देना था, तो चलो दे देते हैं। तो उसको क्या बोलते थे हम? बैड डेट्स रिकवरी। जबकि बिजनेस ने उसके ऊपर क्या ले रखी है? डिडक्शन ले रखी है। अब जाके बैड डेट्स क्या हो गया? रिकवर हो गया। अगर रिकवर हो जाता है तो ये आपको परेशान करेगा वहां पे, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। तो बैड डेट्स रिकवरी में इफ इट वाज अलाउड एज ए डिडक्शन, पहले ही डिडक्शन दे रखी है, तो टैक्सेबल एज डीम्ड बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 41। आ गया जी 41। आपको बताया था मैंने इनकम, मैंने कहा सेक्शन 41 को मैं साथ साथ डिस्कस करूंगा। और ये देखो 41 में ये क्या मानी जाएगी? डीम्ड बिजनेस इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इफ इट वाज नॉट अलाउड एज ए डिडक्शन, नॉट अ टैक्सेबल इन द ईयर्स ऑफ रिकवरी, तो डिडक्शन, तो वो इनकम नहीं मानी जाएगी। लेकिन अब क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सटेंट ऑफ डिडक्शन कितनी मिलेगी? तो ये फार्मूला आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको ये सिंपल फार्मूला बता रहा हूं। अमाउंट ऑफ डेट, कितने का डेट था, माइनस अमाउंट डिडक्टेड अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 प्लस 7 के अंडर आपने डिडक्शन कितनी दे रखी है, जो मैंने आप ही ऊपर पढ़ा, दोनों को ब्रैकेट कर दिया, माइनस अमाउंट रिकवर्ड ऑन सच डेट। अब कितना अमाउंट आपको रिकवर मिल कर दिया, उसको उसमें से माइनस कर दीजिएगा। अगर तो पॉजिटिव फिगर आती है, इन दोनों को माइनस करने के बाद इसमें से जब माइनस करेंगे तो फिगर आपका अगर पॉजिटिव है, सच अमाउंट इज अलाउड एज ए डिडक्शन इन द प्रीवियस ईयर ऑफ द रिकवरी। जिस ईयर में आपकी रिकवरी हुई, अगर वो जो पॉजिटिव फिगर होगी दैट वुड बी अलाउड एज ए डिडक्शन। और अगर कहीं फिगर नेगेटिव हुई तो सच अमाउंट इज टैक्स एज डीम्ड प्रॉफिट अंडर सेक्शन 41। लेकिन ये भी तब तक ही होगा जितना का आपने डिडक्शन अंडर सेक्शन 41 तक दे रखी है। अगर उससे ज्यादा होगी तो फिर वो नॉर्मल रिकवरी मानी जाएगी, तो वो उसके ऊपर वो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में जो है डीम्ड प्रॉफिट के एज ए डीम्ड प्रॉफिट टैक्सेबल नहीं होगी। ओके, तो इसका मतलब है कि अब कुछ एक की पॉइंट्स हैं, वो है कि ये जो बैड डेट्स की बात करी, इट शुड बी इंसिडेंटल टू बिजनेस, इट शुड बी रेवेन्यू नेचर, एंड बिजनेस शुड बी कैरिड ऑन फॉर सम टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन विच सच डिडक्शन इज क्लेम्ड। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए 5 साल के बाद, जरूरी नहीं है कि आपका बिजनेस जो है वो होना चाहिए, वैसे तो बोलता है कि कुछ टाइम के लिए वो बिजनेस होना चाहिए, और फिर आपको जो बैड डेट्स की रिकवरी होती है, देन दिस डिडक्शन इज टू बी अलाउड। चलिए आपका जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं और फिर दोबारा से हम इस पे आते हैं।
देखिए ये है हमारे पास बी सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट टू सी, उधार बेच दी फॉर ₹1,00,000, ठीक है जी, ऑन April 1, 2008 उधार बेची तो इनकम का पार्ट बन गया, चाहे वो मैंने बोला था प्रीवियस ईयर या उससे पिछले सालों में। द अमाउंट हैज प्रूव टू बी इररिकवरेबल, ठीक है, एंड इज देयर फॉर रिटर्न ऑफ इन द बुक्स ऑफ ऑन March 31, 2019। अब क्या हो गया, एक तो इररिकवरेबल हो गया और साथ में उसको राइट ऑफ कर दिया, दोनों कंडीशन फुलफिल हैं जी, तो क्या होगा, ₹1,00,000 इज डिडक्टिबल फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। सिंपल बात थी। Assume in case number 1 above that ₹1,00,000 pertains to sale of a machinery on credit। मान लो अब मैं गुड्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, मशीनरी, तो क्या डिडक्शन मिलेगी? नो। ₹1,00,000 is not deductible because it is not taken into account while computing business income। अब बताओ, मैंने अगर सेल की क्या मशीनरी, तो मेरे पास क्या आएगी एंट्री, सर किसको बेची मैंने, सी को, तो क्या करूंगा जी, डेटर्स अकाउंट, डेटर्स थोड़ी लिख दूंगा वहां पे, वहां क्या लिखूंगा, सी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। लो जी, क्या जाएगा ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? नहीं जाएगा ना। मैं यहाँ पे मशीनरी लिखूंगा ना, सेल्स थोड़ी लिखूंगा। सेल्स तो इनकम का पार्ट ही नहीं बना, जब इनकम का पार्ट नहीं बना तो ग्रॉस प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, अगर वो ग्रॉस प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो नेट प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, अगर नेट प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब इनकम का पार्ट ही नहीं बना। जब इनकम का पार्ट ही नहीं बना तो कंडीशन वही है कि इनकम का पार्ट होना चाहिए और फिर उसके बाद राइट ऑफ होना चाहिए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इरिकवरेबल शो होना चाहिए। तो इसलिए ये ₹1,00,000 की डिडक्शन नहीं मिलेगी, मैंने बता दिया आपको। अब उसके बाद आज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2018, थर्ड केस लेते हैं, एसएससी कुड नॉट रिकवर डेट ऑफ ₹1,20,000, ठीक है जी, 1,20,000 के डेट रिकवर नहीं हुए, बट असेसिंग ऑफिसर अलाउज बैड डेट्स ऑफ ₹80,000, लेकिन हमें जो अलाउ किए थे डिडक्शन वो 80,000 के थे। ड्यूरिंग 1920 आउट ऑफ द बैड डेट्स ऑफ 2018-19 एसएससी रिकवर्स, क्या दो सिचुएशन, या तो 60,000 या 90,000 रुपए। तो चलिए पहली कंडीशन बनते हैं। तो क्या थी जी आपके पास, जो फर्स्ट कंडीशन आपके पास ये थी जी, अमाउंट ऑफ डेट, ठीक है जी। तो यहां पे अमाउंट ऑफ डेट कितना है जी, 1,20,000, ठीक है, माइनस अमाउंट डिडक्टेड अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3, ठीक है, ओके। तो अब बताओ कितना, असेसिंग ऑफिसर ने कितना, 80,000, तो 1,20,000 माइनस 80,000, उसके बाद क्या था, माइनस अमाउंट रिकवर्ड ऑन सच डेट। अमाउंट रिकवर्ड ऑन सच डेट कितना रिकवर हुआ जी, 60,000 रुपए। लो जी, तो 40,000 माइनस 60,000, फिगर किस में आ गई, नेगेटिव में आ गई। तो क्या बोला मैंने, नेगेटिव में फिगर है तो सच अमाउंट इज टैक्स एज डीम्ड प्रॉफिट बट अप टू डिडक्शन अलाउड। तो यहां पे मेरे पास नेगेटिव फिगर कितनी है, 20,000, और डिडक्शन आपको कितनी मिल रही है, 80,000। 80,000 से कम ही है ना, इसलिए डीम्ड प्रॉफिट होगा, टैक्सेबल अंडर सेक्शन 41। लो जी, मैं दूसरे सिचुएशन लेता हूं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट करता हूं। अब 90,000 रिकवर हो जाता है मान लीजिए, और डिडक्शन 80,000 की मिली है, तो 1,20,000, ये देखिए अमाउंट ऑफ डेट माइनस अमाउंट डिडक्टेड और माइनस अमाउंट रिकवर्ड ऑन सच डेट, यही था जी। 1,20,000 माइनस कितना हो गया जी, 80,000 और माइनस 90,000, तो 40,000 माइनस 90,000 माइनस 50,000, तो 50,000 रुपए। अब देखिए आप, अलाउड कितना है 80,000, रिकवर कितना हो रहा है 90,000, तो मैंने क्या बताया आपको, प्रॉफिट कितना होगा, डीएम प्रॉफिट कितना होगा, सिर्फ 40,000। क्यों होगा, क्योंकि भाई डिडक्शन तो है वो 80,000 की दे रखी है और आप यहां पे 90,000 रुपए माइनस कर रहे हो, तो 10,000 एक्स्ट्रा कर रहे हो, तो 10,000 की जो है वो डिडक्शन डीम्ड प्रॉफिट नहीं हो सकता। डीम्ड प्रॉफिट उतना ही हो सकता है जितने की आपने डिडक्शन दे रखी है, तो यहां पे डिडक्शन सिर्फ 80,000 की है, इसलिए ये 50,000 रुपए वुड नॉट बी ट्रीटेड एज डीम प्रॉफिट, डीम प्रॉफिट होगा 40,000, और वो जो नॉर्मल रिकवरी होगी वो 10,000, जो एक्स्ट्रा आपको अमाउंट रिकवर हो रहा है दैट इज 10,000 रुपीज। क्योंकि 1,20 का डेट था, उसने तो 90,000 रुपए दिया, लेकिन डिडक्शन आपको 80,000 की मिल रखी थी, इसलिए 10,000 जो है नॉर्मल रिकवरी होगी। डीम्ड प्रॉफिट उतना ही होगा जितना कि आपने एक्सटेंट ऑफ डिडक्शन अलाउड होगी। अब मुझे लगता है कॉन्फिडेंस आपका बिल्ट हो गया, अब आपको क्लियर हो गया। अब मुझे लगता है कि आप बैड डेट्स में एक्सपर्ट हो गए। तो इफ इट वॉज अलाउड एज ए डिडक्शन टैक्सेबल एज डीम्ड बिजनेस इनकम, रिकवरी की बात मैंने अभी बात करी,
इट वाज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, नॉट टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिकवरी। फिगर मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव है, सेल्फ मेड फार्मूला है, ये फार्मूला आप दिमाग में रखेंगे तो कभी गलती नहीं करेंगे एग्जाम में। ओके, तो उसके बाद हम जल्दी से इसको सम अप करते हैं। ये हमारे पास फैमिली प्लानिंग प्रमोशन एक्सपेंडिचर सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 क्लॉज 9 कंडीशन है, असेसी शुड बी ए कंपनी, नॉन कॉर्पोरेट को नहीं मिलेगी। एक्सपेंडिचर शुड बी इनकर्ड बाय द असेसी फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग अमंग स्टेट्स एम्प्लॉइज। जितने भी एम्प्लॉइज में अगर फैमिली प्लानिंग की जा रही है और उसके ऊपर कंपनी के द्वारा अगर खर्चा किया जाता है तो उसकी डिडक्शन मिलेगी। क्या मिलेगी? वेयर द एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू इन नेचर, तो एक्सपेंडिचर इज डिडक्टिबल टू द एक्सटेंट ऑफ 100% इन द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज इनकर्ड। और लेकिन अगर मान लीजिए उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर, मान लीजिए कि उसने मशीनरी खरीद रखी है, फिर उसके बाद फिर वो फैमिली प्लानिंग की तरफ एम्प्लॉइज को कवर कर रहा है, तो जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा 1/5 एक्सपेंडिचर इज डिडक्टिबल। और किस ईयर से स्टार्ट किया जाएगा? जिस ईयर में आपने एक्सपेंडिचर किया उससे पहले साल और अगले 5 साल तक जो है वो डिडक्शन मिलती रहेगी। तो जैसे मैंने कहा, नॉन कंपनी एसएससी, नॉन कॉर्पोरेट एसएससी, डिडक्शन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 32 कैपिटल नेचर, क्योंकि वो कैपिटल नेचर बन जाएगा। और अगर रेवेन्यू नेचर होगा तो सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 जो आगे हम डिस्कस करेंगे वहां इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइड फैमिली, मतलब जो भी नॉन कॉर्पोरेट होगा। ये हमारा एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, सिंपल है। ये एक तो सबसे पहले जो पर्सन स्टॉक और स्टॉक एक्सचेंज में जैसे सिक्योरिटी का डीलर होता है वो जनरली क्या करता है, परचेज और सेल करता है, और उसके ऊपर आपको पता है कि गवर्नमेंट उससे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लेती है, और उसकी जो इनकम है दैट शुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रॉफिट। नेचुरली अगर डीलर है तो उसका प्रोफेशन है, बिजनेस है, तो अगर वो एसटीटी देता है तो दैट वुड बी अलाउड हियर एज अ डिडक्शन। उसी तरह से अगर आपका सीटीटी है, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं, और एसएससी शुड बी द डीलर इन कमोडिटी डेरिवेटिव्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात कर रहा हूं, और इनकम शुड बी कंप्यूटेड अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, देन डिडक्शन इज टू बी अलाउड। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स टू डॉक्टर बाय ए फार्मा कंपनी। अगर इट इज ए यूजर प्रैक्टिस टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल्स बाय फार्मा कंपनी, होता ही है, आपने देखा होगा। बट एक्सपेंडिचर ऑन प्रोवाइडिंग एनी अदर टाइप ऑफ बेनिफिट, अगर वो मान लीजिए कि डॉक्टर्स को गिफ्ट देता है, फ्री ट्रैवल फैसिलिटी देता है, कैश गिफ्ट देता है, दैट इज नॉट अलाउड। लेकिन अगर वो सैंपल बांटता है दैट शुड बी अलाउड। और बताइए, आपको बता दूं कि कई बार आपको P&L में ये सैंपल्स मिल जाएंगे, देन प्लीज अलाउ इट एज ए डिडक्शन। और अगर वो गिफ्ट वगैरह देता है तो क्योंकि एग्जामिनर आपकी इंटेलिजेंस यही चेक करेगा, देन इट इज नॉट टू बी अलाउड हियर एज ए डिडक्शन। तो आई होप कि आपको जो सेक्शन 36 है वो क्लियर हो गया होगा। तो ये था जी हमारा स्पेसिफिक डिडक्शन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो आइटम्स हैं आपकी जो P&L में आप से रूबरू हो चुके हैं आप +1 से लेकर के, वो मैक्सिमम आपको यहां नजर आ रही होंगी, इसलिए ये डिडक्शन आपको मिलेगी। जो आइटम छूट गई अब वो कहां चलेंगे हम? जनरल डिडक्शन। यहां तो सारी एक्सपेंसेस जो बच गए वो सारे कवर होंगे, तो ये भी रेड से है, सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा वो किसके ऊपर होगा? अब जनरल डिडक्शन के ऊपर होगा। ये स्पेसिफिक डिडक्शंस हमारी यहाँ पे खत्म होती हैं।